गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब आज फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया था। आई होप आप सबको वो चैप्टर समझ में भी आया हो और आप सब मतलब कि जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल है उन्होंने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी, राइट। अब हम आज आगे बढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 में। अगर किसी ने चैप्टर नंबर 12 का नाम देखा होगा तो उसका नाम है यूजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मतलब कि I/O ऑपरेशंस ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने क्या क्या सीखा। हमने सारी सी लैंग्वेज की हिस्ट्री देख ली है, हमने सी लैंग्वेज के बारे में देख लिया है, हमने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिए हैं। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर हमने लेटेस्ट में क्या सीखा, डेटा टाइप सीखी, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाई थी कि ये डेटा टाइप है और ये डेटा टाइप में से आप प्रोग्राम कर सकते हो। हमने इंटीजर देखा था, हमने फ्लोट देखा था, हमने डबल देखा था, हमने लॉन्ग इंटीजर देखा था, लॉन्ग डबल देखा था। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखी थी। ओके, अब हम आज का जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मतलब ऐसे कहा जाए तो ये बड़ा टॉपिक है पर समझने के लिए ये बहुत छोटा टॉपिक है। बिकॉज इसके अंदर हमें सिर्फ क्या देखना है, इनपुट और आउटपुट का ऑपरेशन। अब सबसे पहले जब बात आती है इनपुट और आउटपुट की तो आप सबको पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं। ओके, अब याद करो पिछले स्टैंडर्ड्स में जब आप छोटे थे तब आपको 5th 6th 7th में सिखाते थे कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, कंप्यूटर के अंदर ऐसा मेथड होता है जिसमें से हमें इनपुट डालते हैं, फिर बीच में प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। हमें डिफरेंट एग्जांपल के साथ समझाया जाता था। जैसे कि हमें कभी ऐसा समझाया जाता था कि आप कीबोर्ड से डेटा एंटर करते हो तो कीबोर्ड आपके लिए हो गया इनपुट। फिर अगर आप डेटा को एंटर करोगे, सपोज आप 5 + 3 करोगे तो आंसर आना चाहिए 8। तो आपको जो आंसर है 8 वो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है तो मॉनिटर हो गया आपके लिए आउटपुट। और 5 + 3 कौन करता है, सीपीयू करता है, तो सीपीयू आपके लिए क्या हो गया, प्रोसेसिंग। आपको ऐसे एग्जांपल के साथ समझाया जाता था जब आप छोटे थे। ये चीज आप सबको आई थिंक सो याद होगी। ओके, अब वही चीज को लेके हम ओरिजिनल वे में आ जाते हैं, मतलब कि बचपन वाले मोड से अब हम मैच्योर वाले मोड में चले जाते हैं कि अब ये चीज जो हमें सिखाई जाती थी एक्चुअली में कैसे वर्क करती है, एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या है। ओके, तो इसका एक्चुअली मीनिंग ये ऐसा है कि हमने कोई भी डेटा एंटर किया, उस डेटा के ऊपर प्रोसेस होनी है और उस प्रोसेस के ऊपर से हमें आउटपुट मिलना है जो पूरा का पूरा ALU पे डिपेंड है। अगर मैं देखने जाऊं तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसके ऊपर से हमारा जो भी डेटा होगा उस पर प्रोसेसिंग होगी। अब यही चीज हम सी लैंग्वेज के अंदर कैसे होगा। ओके, तो अब सी लैंग्वेज के अंदर ये कैसे होगा, तो जब तक आप लोगों ने देखा है, आपने देखा यहाँ पे ब्लू स्क्रीन में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ब्लैक जो स्क्रीन है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, हमारा आउटपुट। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं कंट्रोल F9 से तब हमें क्या मिलता है, वहां पे आउटपुट। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि मैं वैल्यू, मतलब कि जो भी वैल्यू होगी वो मैं जब प्रोग्राम रन करूंगा तब मैं टाइप करूंगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं कि हमने अब तक जो कर रहा है उसमें हम कुछ ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि मुझे 2 नंबर का एडिशन करवाना है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। ओके, 5 + 3 मुझे करवाना है, पर 5 + 3 मैं कब वैल्यू लिखूंगा, जब प्रोग्राम रन हो जाएगा तब। जब प्रोग्राम क्या होगा, रन हो जाने के बाद मैं प्रोग्राम के अंदर वैल्यू नहीं दूंगा, मतलब कि मैं इंटीजर a = 5 नहीं लिखूंगा, मैं इंटीजर b = 3 नहीं लिखूंगा, मैं इंटीजर a और कॉमा b कर दूंगा और c डाल दूंगा जिसके अंदर मेरा आंसर स्टोर रहे। अब c के अंदर जो 8 स्टोर करवाना है वो मैं कैसे करवाऊंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, जो प्रोग्राम रन होगा रन टाइम में उसे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे स्कैन। क्या करवाना पड़ेगा, स्कैन। और स्कैन करने के बाद फिर वो वैल्यू किसको मिलेगी, वापस से C को। ओके, अब ये पूरी प्रोसेस होगी, इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं इनपुट और आउटपुट का ऑपरेशन। ओके, कि जो हम इनपुट डालेंगे जब प्रोग्राम रन हो गया तब, मतलब कि जब हम ब्लैक स्क्रीन में है तब हमने कोई नंबर डाला, वो नंबर जाके जहां को हम रखना है वहां पे स्टोर होगा, वहां से वो जिसके अंदर उसका आंसर सबमिट होना है वहां जाएगा और वहां से लेके हमें आउटपुट में वापस से उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये पूरी प्रोसेस होगी। ओके, ये प्रोग्रामिंग में बताऊंगा कैसे होगी। तो सबसे पहले आप लोग अपने पेज का अपने बुक को है जो उसका पेज नंबर 2
39 ओपन कर लो। उसके अंदर आप लोग देख सकते हो वहां पे कि आपको अलग अलग वहां पे दिया हुआ है, एक दिया वेरिएबल नेम इक्वल टू गेट केयर वैसा करके दिया है। अब वेरिएबल का नाम ये आप सबको बखूबी पता होना चाहिए कि हम इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, फ्लोट इन सब के आगे जो भी लिखते हैं ये हो गया हमारा वेरिएबल का नाम। जो मैंने आपको कहा भी था, आप खुद का नाम भी लिख सकते हो, राइट, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, पर आप जो भी लिखोगे कंपलसरी आपको वो चीज पता होनी चाहिए क्योंकि वही चीज हम नीचे ऐड करेंगे। ओके, तो वहां पे एक एग्जांपल दिया है, हम वही एग्जांपल को लेके चलते हैं। उसी एग्जांपल के ऊपर से फिर हम दूसरे एग्जांपल करेंगे और समझेंगे कि ये इनपुट और आउटपुट की प्रोसेस कैसे होती है। तो पेज नंबर 240 पे चलते हैं। 240 पे वहां पे आपको फिगर नंबर 12.2 के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है। मैं वही एग्जांपल यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। वो एग्जांपल हम करके देखते हैं कि होता है कि नहीं, और वो एग्जांपल करने के बाद हम चेक करते हैं कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हुआ कि नहीं। ओके, तो यहाँ से मैं सबसे पहले सी लैंग्वेज ओपन कर लेता हूँ जो हमारा सॉफ्टवेयर है। यहाँ से सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से सबसे पहले न्यू इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो अब ये कहाँ सेव है हमारा, बिन के अंदर हम लोग अगर चेक करें तो अरे नो नेम से सेव हो गया। एक मिनट देखो, और फिर से बिन के अंदर ही सेव करेंगे। इसको 7.c देखते हैं। ओके चलो 7.c से सेव हो गया। अब मैं सबसे पहले, अब सबको पता है हम लोग रीडर फाइल लिखते हैं, तो मैं रीडर फाइल लिखूंगा। ओके, के अंदर कॉर्नर डॉट नहीं है पर हम डालेंगे क्योंकि हमें गेट चेंज और सीएल और एससीएल के लिए वो यूज होती है। ओके, तो यहाँ से मैंने डाल दिया इंटीजर अगेन। अब यहाँ पे कैरेक्टर हम यहाँ पे लेंगे आंसर, मतलब ये वेरिएबल लिया हुआ आंसर। ओके, कैरेक्टर के अंदर मतलब कि हमें एक भी अल्फाबेटिक का काम करना है ये प्रोग्राम के अंदर। ये अभी आप सबको समझ आना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है, अल्फाबेट का काम करना है क्योंकि हमने कैरेक्टर यूज किया है। यहाँ पे दो मैसेज प्रिंट करवाया पहले मैंने कि वुड यू लाइक टू स्टडी। ओके, क्वेश्चन पूछा है और नीचे लिखा है कि एंटर वाई टू यस और एंटर एन टू नो, मतलब कि अगर स्टडी करनी है तो वाई कैपिटल प्रेस करो, अगर स्टडी नहीं करनी है तो एन कैपिटल प्रेस करो। ओके, और यहाँ पे आंसर मैंने गेट केयर। अब यहाँ से मैंने ये फंडा लिया है गेट केयर का जो आपके लिए नया है कीवर्ड। ओके, गेट केयर। अब यहाँ पे मैं पहले कंडीशन रखूंगा कि फॉर द एग्जांपल अगर आंसर इक्वल टू यहाँ पे यस आता है तो मतलब कि y कैपिटल आता है तो, या ऐसा भी सकते हैं कोई जल्दी जल्दी में y जो है वो स्मॉल लेटर में टाइप करें, तो हम दोनों कंडीशन लिख देंगे कि y कैपिटल हो या स्मॉल हो तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि अगर तुम्हें स्टडी करनी है तो गो टू स्टडी रूम। ओके, पर अगर किसी ने एन प्रेस किया तो क्या मैसेज आना चाहिए, गो टू प्लेग्राउंड। मतलब अगर स्टडी नहीं करनी है तो कहाँ जाओ, प्लेग्राउंड में जाओ। अब ये हो जाने के बाद यहाँ से हम लिखेंगे
देता हूँ। हो गया, अब इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ। अब ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम अगर आप देखो तो ये पूरा प्रोग्राम हमने किया, ये पूरा प्रोग्राम किस पे डिपेंडेंट है? एट द रन टाइम पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछा है वुड यू लाइक टू स्टडी। ओके, एक क्वेश्चन किया कि अगर आपको स्टडी करनी है, फिर मैसेज भी डाल दिया कि अगर करनी है तो वाई प्रेस करो, कैपिटल वाई, अगर नहीं करनी है तो कैपिटल एन प्रेस करो। ओके, अब ये प्रेस कब होगा? जब प्रोग्राम रन हो जाएगा तब। अब जब प्रोग्राम रन हो जाएगा उसके बाद जो मैंने अगर वाई डाला है या एन डाला है, वो जो भी होगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ से आंसर में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? गेट कैर की मदद से। गेट कैर क्या करता है? हम जो प्रोग्राम है अभी के लिए, मतलब प्रोग्राम रन है, उसके अंदर मैंने जो भी वैल्यू डाली है वो गेट कैर कहाँ स्टोर कर देगा? आंसर के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद वहां से नीचे आंसर के लिए क्या हो जाएगी? कंडीशन प्रिंट हो जाएगी कि आंसर के अंदर अगर y है कैपिटल या स्मॉल, दोनों में से कोई भी, तो पहला वाला मैसेज आना चाहिए। ये वाली चीज आपको पहले से पता है इफ कंडीशन वाली, कि ये जो कंडीशन है अगर सही है तो पहला वाला मैसेज आएगा, मतलब कि ट्रू वाला। ये कंडीशन अगर गलत है तो सेकंड वाला मैसेज आएगा, मतलब कि फॉल्स वाला। तो जब यहाँ पे कैपिटल Y है आंसर या स्मॉल y है तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा कि गो टू स्टडी रूम, मतलब कि तुम्हें स्टडी करनी है। पर अगर कैपिटल N आया या स्मॉल n आया, मतलब कि y नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? गो टू द प्ले ग्राउंड। इसका मतलब ऐसा है कि अगर y कैपिटल या स्मॉल उसकी जगह कोई भी अल्फाबेट आएगा तो क्या हो जाएगा? गो टू द प्ले ग्राउंड। ओके, हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि एक मिनट, मैंने यहाँ से CLR नहीं लिखा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से क्लियर से लिख देता हूँ। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे वुड यू लाइक टू स्टडी क्वेश्चन 1, प्रेस y फॉर यस एंड n फॉर नो। अब जैसे मैं यहाँ से शिफ्ट और y दबाऊंगा, मतलब कि मैंने यहाँ पे y टाइप किया, प्रोग्राम चल रहा है, मतलब अभी रन कर दिया है, फिर मैंने वहाँ पे y लिखा है, तो y चला जाएगा कहाँ पे? आंसर के अंदर। आंसर के अंदर वो कंडीशन चेक करेगा, मैसेज आएगा गो टू द स्टडी रूम। अब वही प्रोग्राम मैं फिर से रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ तो मैं क्या करूंगा? अभी n लिख दिया तो नो हो गया, तो गो टू द प्लेग्राउंड। ओके, अब जैसे मैंने कहा था कि y के सिवाय कुछ भी डालूंगा, मतलब सपोज मैंने t डाला तो भी क्या आएगा? गो टू द प्लेग्राउंड, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है कि अगर y के सिवाय कुछ भी हो तो नीचे मैसेज आ जाएगा। अगर सपोज मुझे ऐसा करना है कि y की जगह वहां पे गो टू स्टडी हो, फिर n की जगह पे क्या हो कि गो टू द प्लेग्राउंड हो, और कुछ भी लिखो तो मैसेज आना चाहिए कि रॉन्ग चॉइस। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे एल्स के बाद फिर से इफ चालू कर सकता हूँ। ओके, एल्स के बाद इफ चालू करके आंसर इक्वल टू y है वहां पे n, और आंसर इक्वल टू स्मॉल y वहां पे स्मॉल n, और वही वाला मैसेज, और एल्स के अंदर फिर रॉन्ग चॉइस का मैसेज डाल सकता हूँ। तो ये चीज मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये है हमारा इनपुट आउटपुट का बेसिक ऑपरेशन। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया? जब प्रोग्राम रन कर दिया उसके अंदर मैंने काम स्टार्ट किया। जब प्रोग्राम मेरा क्या हो गया था? रन हो गया था। मैंने यहाँ पे कहीं पे वैल्यू नहीं लिखी है, यहाँ पे आंसर इक्वल टू यहाँ पे कहीं पे y या n नहीं लिखा हुआ है। जब प्रोग्राम रन हो रहा है तब मैं वैल्यू दे रहा हूँ। ओके, तो ये प्रोग्राम है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आप सबको समझ में आएगा। ये बेसिक प्रोग्राम है इनपुट आउटपुट का, और इजी भी है। तो ये वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम बुक है सबके पास, तो देखो। ओके, एक दो चीज नहीं है जो आप सबको बुक के अंदर से दिख रही होगी कि यहाँ पे मैंने रिटर्न की जगह गेट स्टेज लगाया हुआ है, और यहाँ पे CLR SCR स्क्रीन क्लियर रहे हमेशा। तो आपको ये लिखना है या फोटो लेना तो आप ले सकते हो। मैं एक मिनट के लिए रुक जाता हूँ, फिर हम आगे के प्रोग्राम पे बढ़ते हैं।
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी बुक में। तो अगर आप लोग को बुक में देख सकते हो तो वहां पे आपको आगे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि ये वाला किया है वैसे ही प्रोग्राम है। वहां पे पेज नंबर 241 में फिगर नंबर 12.3 के अंदर तो आपको वो वाला प्रोग्राम करना है जहां पे यहाँ पे कैरेक्टर आंसर लिया हुआ है। वहां पे क्या लिया हुआ है आप लोग देख सकते हो वहां पे कि वहां पे हमने लिया हुआ स्टेट अंडरस्कोर नेम कि आपका नाम क्या है, आपको आपका स्टेट का नाम क्या है, आप वो वहां पे सेव करवा के रन करवा सकते हो। तो वो आपको करना है फिगर नंबर 12.3 वाला जो है वो एग्जांपल आपको करना है। ओके क्लियर। उसके नीचे देखो पेज नंबर वहां पे 242 के अंदर अब वहां पे क्या लिया है कि वेरिएबल नेम इक्वल टू रोल नंबर और वैल्यू इक्वल टू 33। अब वो मतलब कि इंटीजर वाला प्रोग्राम हमें करना है कि इंटीजर के अंदर अगर हम कोई नाम या प्रोग्राम लेते हैं तो वो कैसे होता है। ओके तो यहाँ पे हम वो देखेंगे कि वो कैसे होगा। ओके और दूसरा है यहाँ पे स्कैनएफ से किया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्कैनएफ वाला देख लेते हैं, पेज नंबर 244 का प्रोग्राम आप सबको दिख रहा होगा। तो पेज नंबर 244 फिगर नंबर 12.6 कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम और वो स्कैनएफ से प्रोग्राम करवाया है। तो वो वाला प्रोग्राम मैं करता हूँ स्कैनएफ वाला। ओके यहाँ से मैं फाइल में चला जाऊंगा, न्यू में चला जाऊंगा। हमने 7 सेव किया था तो 8 देंगे हम लोग। ओके तो मैं इसको पहले सेव करता हूँ। एट सेव किया। सबसे पहले मैं हेडर फाइल लिख दूंगा फिर से। यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ओके अब ये अंडरस्कोर क्यों लिखा है इसके पीछे का भी रीजन दे देता हूँ कि सपोज आप लोग स्पेस दोगे कहीं पे भी तो स्पेस अलाउड होगी नहीं। मैं ऐसे नहीं रख सकता यहाँ पे कि स्टूडेंट स्पेस नेम, ये चलेगा नहीं। आपको बीच में कोई सिंबल रखना ही पड़ेगा। आप अंडरस्कोर रखो, आप डैश रखो, कुछ भी रखना है पर आपको एक तो आपको रखना पड़ेगा सिंबल, इसलिए अंडरस्कोर यूज किया हुआ है। ओके तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप वेरिएबल का नाम देते हो इतना बड़ा नाम भी नहीं देना है कि हमें बीच में स्पेस डालनी पड़े। ओके इसको शॉर्ट में लिखना है हमेशा। अब यहाँ पे स्कैनर यूज किया हुआ है। अब ये स्कैनर क्या करेगा ये भी मैं आप सबको बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे फिर से, अगर आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि हर एक के लिए क्या होगा सिंबल होगा पर्सनल जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इंटीजर के लिए परसेंटेज डी है वैसे। तो अब ये स्कैनर का आप सबको पता ही होगा। अब ये हम थोड़ा नया कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हम ये कैसे कर रहे हैं। ये आप सबको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये कैसे हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं स्कैनर के अंदर परसेंटेज फिर कोई भी सिंबल डालो, फिर मैंने वहां पे कंडीशन रख दी है कि स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक और कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक आना चाहिए। ओके तो ये चीज आप सबको देखनी है जो नहीं है आप सबके लिए। और ये चीज टर्बो में रन होती है कि नहीं ये भी हमें साथ साथ में चेक करना है।
ओके चलो, तो मैंने जो प्रोग्राम रन किया सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम प्रोग्राम को एक बार पहले से देख लेते हैं कि प्रोग्राम में स्कैनफ से कैसे हुआ। अब स्कैनफ आई होप सबको पता ही है, हमने प्रीवियस में यूज किया हुआ था प्रोग्राम्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर में भी, कि हम स्कैनफ लिखेंगे तो क्या करेगा, वैल्यू को स्कैन करेगा। ओके, जैसे वहां पे वो गेट ने किया कि हमने y लिखा या स्मॉल y लिखा, कैपिटल Y लिखा तो हमें मिला आंसर। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी स्कैनफ है, पर एक अलग से काम क्या हुआ कि मैंने आप सबको कहा था कि सिंबल आते हैं %d, %lf, %s, ओके, कैरेक्टर के लिए वैसे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट नेम अंडरस्कोर यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दे दी है कि मिनिमम 50 अल्फाबेट तक वो डाल सके। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे उसको अरेंज कर सकते हैं वैल्यू को। इसको सी लैंग्वेज की भाषा में कहते हैं एरे। क्या कहते हैं, एरे। ये वाली चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम आगे जाएंगे तब हम सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू डाल दी है कि इतनी वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी। अब मैं यहाँ पे मैसेज पूछ रहा हूँ कि एंटर योर नेम, मतलब कि तुम्हारा नाम डालो, उसमें स्पेस भी ऐड कर सकते हो और आपका पूरा नाम आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज है कि यहाँ पे मैंने स्पेस पे एंटर करवा के, अगर आपको ये वाली चीज दूसरी तरीके से ट्राई करनी है कि मैंने स्पेस वाली बात यहाँ पे बुक में भी क्यों दी और आपको भी क्यों कह रहा हूँ, तो आप लोग क्या करो कि यही प्रोग्राम करना। यहाँ पे ये जो लिखा है हमने बीच में स्मॉल a z, ओके, इसको निकाल के यहाँ पे %s या c कर देना, फिर प्रोग्राम रन करना, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। जैसे कि हम रेगुलर प्रोग्राम करते हैं वैसे ही करना। यहाँ पे आप c या s कुछ भी लगा लेना। आप प्रोग्राम लिखोगे, आप रन करोगे, पर आप जब नाम लिखने जाओगे तो आपके जो स्पेस के पहले वाली वैल्यू होगी उतनी वैल्यू आएगी, स्पेस के बाद वाली वैल्यू आएगी नहीं। मतलब कि अगर आपका सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ कि सचिन रावल, तो वहां पे सिर्फ आगे का सचिन आएगा, पीछे रावल नहीं आएगा। अगर मैं लिखूंगा वेदांत इंटरनेशनल स्कूल, तो सिर्फ आगे का वेदांत आएगा, इंटरनेशनल स्कूल आएगा नहीं। तो स्पेस वाली चीज भी ऑक्यूपाइड हो, इसके लिए हमने पहला क्या किया, यहाँ पे एरे दे दिया सी लैंग्वेज की भाषा में, और हमारी भाषा में अगर हम कहें तो हमने वहां पे इतनी वैल्यू दे दी। फिर हमने यहाँ पे स्मॉल a से z और स्पेस फिर कैपिटल A से z सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करवा दी। फिर हमने उसको प्रिंट करवाया कि भाई प्रिंट हो। प्रिंट के लिए हमें वही चीज यूज करनी है %s, तो हमने वो यूज किया। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे नाम पूछा है, सपोज मैं फिर से लिखूंगा यहाँ पे सचिन रावल। अब मैं एंटर करूंगा, देखो मेरा पूरा नाम प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वेदांत इंटरनेशनल स्कूल। अब देखो मैं एंटर करूंगा, फिर से वो चीज एंटर हो गई। मतलब कि जो चीज मतलब जैसी हमें चाहिए वैसी हमें वहां पे भी मिल गई। ओके, क्लियर? आई होप ये वाली चीज भी आप सबके लिए क्लियर होगी। ये वाला प्रोग्राम बुक के अंदर ऑलरेडी है, फिर भी मैं एक मिनट के लिए फिर से रुक जाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रोग्राम के ऊपर। हमने कैरेक्टर के प्रोग्राम कर लिए आज इनपुट आउटपुट के हिसाब से। अब हम डेटा टाइप चेंज करेंगे कैरेक्टर के सिवाय, हम इंटीजर ट्राई करते हैं या दूसरा कुछ प्रोग्राम होगा तो वो ट्राई करेंगे। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, प्रोग्राम करो, तब तक मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। ओके, तो आई होप आप सबने ये वाला प्रोग्राम कर दिया होगा। उसके बाद आप देखोगे नीचे सारे के सारे प्रोग्राम कैसे है, सारे कैरेक्टर के ऊपर ही है, मतलब कि आपको स्टेट के नाम प्रिंट करवाने हैं वगैरह वगैरह, वही प्रोग्राम्स है। तो आई होप आप वो प्रोग्राम कर लोगे। उसके बाद जो यूनिक चीजें नई है जो आपको ट्राई करनी है वो है पेज नंबर 249 पे।
पेज नंबर 249 पे चले जाओ, वहां पे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ कि आपको टेबल के ऊपर लिखा हुआ है, ओके, वहां पे लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, फिर एंटर योर एज और उसके बाद लिखा है योर नेम इज परसेंटेज ऐसे। तो आप ये वाला प्रोग्राम कर सकते हो, ओके, जिसके अंदर आप मैसेज डाल सकते हो कि एंटर योर एज, वहां पे इंटीजर लेना है, स्कैन करना है, अपनी एज को स्कैन करवानी है, फिर एंटर योर नेम, अपना नेम जैसे मैंने यहाँ पे करवाया वैसे अपना नेम स्कैन करवाना है, फिर दोनों चीज को प्रिंट करवानी है। तो आप ये वाला प्रोग्राम कर सकते हो। ये प्रोग्राम क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं दिया है, पर मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप ये चीज कर सकते हो, ओके, क्लियर। अब हम छोटी ऊपर जो चीज है वो हम देखेंगे टेबल नंबर 12.2 में, मतलब कि वहां उसी पेज में जहां पे आपको एक अलग से टेबल दिया है कि वहां पे डेटा टाइप के करस्पॉन्डेंस कौन से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि डेसिमल इंटीजर जो हम परसेंटेज डी यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए हम लोग सी यूज करते हैं, वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम एफ यूज करते हैं, फिर फ्लोटिंग पॉइंट विद एक्सपोनेंट हम परसेंटेज ई यूज करेंगे, फिर परसेंटेज एस यूज करेंगे स्ट्रिंग के लिए जो हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम पूरा नाम लिख रहे हैं तो हम एस यूज कर रहे हैं, ओके। वहां पे अनसाइंड इंटीजर में यू, फिर लॉन्ग डेसिमल परसेंटेज एल डी, लॉन्ग फ्लोट के अंदर एल एफ, ओके, फिर डबल लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल एल एफ, फिर ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल। अब ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल आई होप आप सबको पता ही होगा, आपने मैथ्स में सीखे होंगे कि जिसके अंदर 8 वैल्यू उसे ऑक्टेल कहते हैं, हेक्साडेसिमल जिसके अंदर 16 वैल्यू आती है उसके हेक्साडेसिमल कहते हैं। अब उसी के रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हम बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, ओके। उसी के नीचे मतलब कि उसी के बाद में पेज नंबर में आप देखो टेबल नंबर 12.14 के अंदर दिया हुआ है, जिसमें एक नंबर को अलग अलग तरीके से प्रिंट करवाने की ट्राई की है अलग अलग मेथड से, ओके। तो हम वो वाला प्रोग्राम ट्राई करते हैं कि वो वाला प्रोग्राम वहां पे कैसे आउटपुट हमें दिखता है, जैसा बुक में दिखाया है वैसा ही दिखता है कि नहीं, ओके। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ सीधा उस प्रोग्राम पे। यहाँ पे 8 के बाद हम स्टार्ट करेंगे 9, तो इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा 9.c। अब यहाँ पे पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है पहले से, तो हम भी वही वैल्यू लेके चलेंगे ताकि क्या होगा आप लोगों को पता चले इंटीजर नंबर इक्वल टू 1 2 3 4, ओके। अगर हमें डायरेक्टली करना है इनपुट आउटपुट के हिसाब से तो हम नंबर डालेंगे और फिर हम मैसेज पूछ सकते हैं कि एंटर द नंबर, वैसा भी हम कर सकते हैं, ओके। पर यहाँ पे डायरेक्ट नंबर दे दिए तो मैं उसी हिसाब से कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया है पहले परसेंटेज डी, जो आपको करना है मतलब कि जो एकदम सिंपल मेथड है, हमें नंबर प्रिंट करवाना है तो, ओके। ये एकदम सिंपल मेथड, मेन मेथड जिससे पहले जो नंबर लिखा है वो सेम टू सेम हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज 8d मतलब कि ऑक्टेल, ओके। क्या लिखा है ऑक्टेल 8d। अब यहाँ पे हम फिर से नंबर प्रिंट, ओके, तो इसे हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे लिखा है परसेंटेज माइनस 8d, सॉरी 8d, वहां पे फिर स्लैश है नंबर, फिर से प्रिंट है, ओके, परसेंटेज 2d। अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है परसेंटेज 2d। अब ये क्या काम करेगा ये भी हम देखेंगे। फिर प्रिंट करेंगे हम लोग फिर से यहाँ पे परसेंटेज 0.8d, ओके। अब ये हो गया, हम गेट से लिख देते हैं और इसको रन करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। यहाँ पे
क्या है अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट एफ। ओके, इस प्रिंटर की स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है मेरे से। ओके, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब आप सब देख सकते हो कि पहले हम लोग क्या देख लेते हैं। पहले वाला मैंने क्या किया, नॉर्मल, मतलब कि सीधा परसेंटेज जो लिखा है वही आना चाहिए। फिर हमने लिखा है 8d। अब 8 का मतलब ऑक्टेल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्टेल के लिए कौन सा सिंबल है, परसेंटेज ओ, जो आप लोग को ऊपर के टेबल में दिख रहा होगा। अब 8 क्या काम करेगा हम वो देखेंगे। फिर हमने -8, फिर 2 और फिर 08। ओके, हमने ऐसे वहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला जो नॉर्मल प्रिंट हो गया। दूसरा हमने जहाँ पे 8 दिया था वहां पे आगे 8 स्पेस आ गए, जो आप सब देख सकते हो। फिर दूसरा हो गया, उसका तीसरे के अंदर हमने -2 और तीसरे के अंदर हमने %2d दिया था। ओके, अब यहाँ पे %2d जब हमने यहाँ पे दिया था तो वहां पे कोई भी स्पेस आई नहीं, और बाद में लास्ट वाले के अंदर हमने 08 लिखा है, तो 4 बार वहां पे क्या आ गए, 0 आगे ऐड हो गए। अब ये सब चीजों का मतलब क्या है पहले हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले हमने नॉर्मल प्रिंट करवाया था, नॉर्मल प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने 8 स्पेस देने की ट्राई की, तो हमने 8d लिखा, तो वहां पे मुझे आगे 0 1 2 3 4 4 स्पेस आ गई, और उसके बाद हमने 4 डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है। मतलब कि उससे क्या हुआ कि 8 नंबर तक आने चाहिए, तो आगे की जगह में 4 जगह में उसने ब्लैंक छोड़ दिए, पीछे 4 जगह में उसने नंबर लिख दिए, 8 बाइट उसको ऑक्यूपाइड कर ली। फिर हमने लिखा था वहां पे क्या लिखा था, 2, मतलब कि सॉरी -8। अब -8 हमारे पास ऑलरेडी 4 नंबर है, तो वो निकाल नहीं सकते हम, इसलिए वो वैसा का वैसा प्रिंट हो गया। फिर हमने लिखा था 2d, तो 2 हमारे पास ऑलरेडी 4 नंबर है, तो वापस से वही चीज आ जाएगी। अगर हमारे पास एक नंबर होता तो एक स्पेस देके वो एक नंबर लिखता। फिर हमने लिखा 0 और 8, तो हमने क्या ऐड करवाया आगे 0। पहले हमने 8 लिखा था, तब क्या आया यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू आई। अब हमने क्या ऐड करवाया 0, तो क्या हो गया, 4 बार 0 आ गया, और बाकी की वैल्यू वहां पे पीछे प्रिंट हो गई। अगर वहां पे हमारे पास 3 ही डिजिट हो गए तो 5 बार 0 आता और पीछे की वैल्यू प्रिंट होती। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन है जिसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम किया, क्योंकि जब आप करोगे तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो आपको वही चीज करनी है। नीचे उस चीज को कैसे सेव करते हैं वो उसका एक टेबल ड्रॉ करके दिया हुआ है, आप लोग वो टेबल भी रेफर कर सकते हो फ्लोट के लिए। ओके, कि यहाँ से कौन सी वैल्यू कौन से नंबर के हिसाब से जाती है। क्लियर, तो ये चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप ये चैप्टर की जो मैंने प्रोग्राम करवाया वो साथ साथ में कैरेक्टर के बहुत सारे ऊपर प्रोग्राम्स है जो इनपुट आउटपुट के ऊपर है, तो आप वो प्रोग्राम भी कर सकते हो ट्राई। और वो प्रोग्राम ट्राई करने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, आपको ये चैप्टर के सारे एमसीक्यूज जितने भी है आपको लर्न कर लेने हैं। ओके, आपको ये चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज दिए हुए टोटल 6 खाली, तो आपको ये 6 के 6 एमसीक्यूज लर्न कर लेने हैं। 6 एमसीक्यूज आपको आने ही चाहिए कंपलसरी। ओके, तो आप ये सारे एमसीक्यूज लर्न कर लो, ये प्रोग्राम कर लो। अगर ये प्रोग्राम करने के टाइम पे कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय।